वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस का और मैथ का जो वन शॉट है वो पढ़ाया जाता है। हमारा वन शॉट जो है फ्रेंड्स अदर चैनल के मुकाबले थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर जो है वन शॉट को पढ़ाते हैं। पूरे साल भर में आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन हम आपको इतना लंबा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ रहता है वो यही रहता है कि हम एग्ज़ाम के पहले आपकी तैयारी कराएं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर जो है हम आपको बताते हैं कि आपको यही प्रश्न पढ़ने चाहिए। इसमें से 90% से भी ज़्यादा चांस रहेंगी कि आपको यही सारे प्रश्न जो हमारे वन शॉट से आपको पढ़ाए जाते हैं बहुत ही कम समय में 10-15 मिनट के आसपास हम वन शॉट क्लियर करते हैं। तो हमने बहुत सारे चैप्टर के बना रखे हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को फॉलो करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं कुछ MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सघन वन के क्षेत्रों में कौन से जंतु नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, सघन वन क्षेत्रों में जो है ना तो सुअर, ना घोर, ना घितड़, ऊंट, गाय वगैरह ये सब नहीं पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है अपन टिक कर देंगे। शीर्ष परत कौन बनाता है? शीर्ष परत कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि देखिए विशाल वृक्ष होंगे तो भी बनाएंगे, उच्च वृक्ष होंगे तो भी बनाएंगे। अगला प्रश्न है कि वनों में क्या क्या पाया जाता है? तो वनों में सभी चीजें पाई जाती है, झाड़ियाँ, साल, घास। वनों में किसका आपस में परस्पर संबंध होता है? तो देखिए पादप, मृदा, अपघटक, इन सब का आपस में संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, टीचर की यही चॉइस रहती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि इस मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है। तो देखिए इसमें सभी है, औद्योगिक विकास है या जनसंख्या का विकास है, मनुष्य की अपनी स्वार्थी सिद्ध करनी है, तो भी वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य कौन करता है? तो वन करते हैं। वन बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रोल यहाँ पर वर्षा के लिए निभाते हैं। तो वनों को आप जरूर लगाए और उन्हें बचाए। वन नष्ट होने पर कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? उपरोक्त सभी, क्योंकि वन कटने से तो हर प्रकार का जो इफेक्ट जो वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा वो होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में बढ़ना, मृदा का कटाव होना, जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है, बाढ़, खाद्य पदार्थ, आश्रय का भी खतरा रहता है। तो आप कोशिश करें कि वनों को बढ़ाए। अब देखिए खाली जगह है कि कीट में सहायक होते हैं। कीट में क्या सहायक होते हैं? कीट में परागण सहायक होता है, ठीक है ना, परागण सहायक होते हैं। कीट परागण में सहायक ही होते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे भी बैठते हैं उनके पैरों से कुछ बीज जो है वो चिपक जाते हैं। बीज नहीं कहेंगे पर उसको कण कहेंगे, ठीक है ना। वो चिपकता है, फिर किसी और के पुष्प के ऊपर जाके गिरते हैं, यानी उसके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वो प्रोसेस आपने पढ़ रखा है, उस प्रोसेस के बारे में अलग जानकारी हम अलग चैप्टर में लेने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल तने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जड़ी बूटी कहते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? तो सभी खाद्य श्रृंखला ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं और प्रोसेस चलता रहता है। तो आप इनके उदाहरण जरूर याद रखें, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने वाले एक उत्पाद का नाम क्या होता है? उत्पाद हुमस ही तो होता है। मृदा की सबसे ऊपरी परत के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हुमस कहते हैं अपन। तो इसे याद करना आप, ठीक है ना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि फितान किसे कहते हैं? फितान किसे कहते हैं? तो देखिए वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, यानी छत की तरह अपने को दिखाई देती है। तो इसी को ही जो है वितान कहते हैं या कैनोपी कहते हैं। ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है ना, कि जो ऊंचे वृक्षों की शाखाएं होती है वो कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत का काम करती है, ठीक है ना। जैसे कोई वृक्ष है, ठीक है ना, ये लंबी हाइट का है और इसकी इतनी सारी शाखाएं फैल रखी है, और यहाँ पर कोई छोटा वृक्ष है, तो देखो इसके ऊपर ये छत की तरह काम कर रहा है, तो इसे वितान कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनोपी। याद रखना आप। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देते हुए खाद्य श्रृंखला को समझाइए। अब खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देते हुए जो समझाना, तो देखिए क्या गहराई है कि घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यानी एक दूसरे जीव को खाना और उसे श्रृंखला तैयार हो जाना, कि घास को कीट खा रहा है, कीट को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सर्प खा रहा है, सर्प को गरुड़ खा रहा है या कोई अन्य जानवर खा रहा है। तो एक चेन का निर्माण हो रहा है, सभी एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। तो यही प्रोसेस रहता है। इतना लिख दोगे तो भी नंबर आने वाले हैं। हुमुस किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर है। मशरूम और अन्य सूक्ष्म मृत पादपों
और जंतु उत्तकों को खाते हैं, मशरूम और अन्य सूक्ष्म मृत पादपों को और अन्य जंतुओं को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं जो कि बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। तो जितने भी मशरूम है या अन्य सूक्ष्म जीव है वो मृत पादपों को, जंतुओं को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के एक पदार्थ में बदलते हैं। वही पोषक तत्व होता है जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में मिल जाता है, तो उसे अपन ह्यूमस कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। अब घटक किसे कहते हैं? तो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कोई भी जानवर या पादप मर जाता है, यानी वातावरण की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, मिट्टी में परिवर्तित करने का काम करते हैं, वो अपघटक ही होते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए एक अच्छी बात है। पर्यावरण के मित्र भी उनको कहा जाता है। समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने में और पुनरार्जन में सहायक होते हैं। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के जानवर जंगलों में रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में योगदान देते हैं। तो इसको अपन पढ़ते हैं क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए, जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के गिलाव में मदद करते हैं। यानी जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कुछ बीज उनके शरीर से चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाके गिरते हैं तो वहाँ पे पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, पशुओं का जो मलमूत्र है और उनके मृत शरीर जब मिट्टी में विघटित होते हैं तो पौधे के लिए खाद के रूप में काम करते हैं, है ना, हुमस बढ़ती है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे और पत्तियों को खाद तथा हुमस में परिवर्तित करते हैं, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। मिट्टी में हुमस पौधे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज जो पदार्थ है उनको भी प्रदान करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मान के अपन पढ़ सकते हैं। समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम के लिए किस प्रकार काम करते हैं। तो देखिए, जब वन को अपन कतारबद्ध एक लाइन में खड़ा कर देंगे तो फिर वो मिट्टी को बांध के रखेंगे और जितने में बाढ़ आए, तो इस प्रोसेस को समझते हैं एक बार। देखिए, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में काम करते हैं। ये तो हमने पहले ही सीख रखा है, ऑप्शन में पढ़ा था। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो ये सीधे जमीन पार नहीं कर पाता और ये धीरे धीरे वन भूमि पार पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वन न केवल जल को अवशोषित करते हैं बल्कि मिट्टी की कटाई और बाढ़ को भी रोकते हैं। तो सीधा जमीन पे आके जल नहीं गिरता है, उनकी पत्तियों पर गिरता रहता है, इधर उधर फैलता रहता है, फिर धीरे धीरे उनको सोख ले जाता है। तो वो बाढ़ के रोकथाम के लिए कार्य ही करते हैं। तो इन्हें लगाए जरूर आप। अपघटक किसे कहते हैं इसको ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पौधों और जानवरों को हुमस में परिवर्तित करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, मशरूम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी जीव जंतु ऐसा हो जाता है जो सूक्ष्म जीव होता है, वो कोशिश करता है इन चीज़ को बदलने की। तो आराम से आप इसमें लिख पाएंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन को बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका है। तो वन के कारण ही जो है ऑक्सीजन और CO2 में संतुलन बढ़ता है, क्योंकि जब भी CO2 बढ़ती है तो अब CO2 को कौन लेता है? वन ही तो लेते हैं। जितने भी वन्य प्राणी हैं, प्राणी नहीं कह सकते, जितने भी वन होते हैं वो CO2 गैस को लेते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जितने ज़्यादा वन होंगे उतने ज़्यादा वातावरण की अशुद्धियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से फैल रखी है वो उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या भूमिका निभाते हैं? तो वन एक आत्मनिर्भर प्रणाली की तरह काम करते हैं। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका उपयोग जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। श्वसन के दौरान पशु, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर और इसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इससे उनका भी भोजन तैयार होता है और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। यहाँ तक कि कचरे को भी जंगल में उपयोगी पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है। तो बहुत बहुत शानदार चीज़ है वन। वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाइए कि वनों का कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, यानी वन में कुछ व्यर्थ होता ही नहीं है। जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे कुछ भी व्यर्थ पदार्थ निकलता ही नहीं है। व्यर्थ भी बनता है तो भी वो काम आ जाता है। तो देखिए, वन उत्कृष्ट परिपूर्ण प्राकृतिक पुनर्जन्म कारखाने हैं। सभी जानवर चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी अंततः भोजन है। जानवरों और पौधों के मृत अवशोष सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और विघटित हो जाते हैं। जंगल में जो भी कुछ उत्पन्न होता है उसका उपयोग अंततः जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं और लगभग सभी पदार्थों का उपयोग या नवीनीकरण होता रहता है, इसलिए जंगल में कुछ भी बेकार नहीं होता है।
जंगलों में कुछ भी बेकार हो ही नहीं सकता, सभी जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड है और मरने के बाद भी जो है मिट्टी में मिल रहे हैं और उनकी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ह्यूमस बढ़ा रहे हैं। तो वन में कुछ भी व्यर्थ हो ही नहीं रहा है। व्यर्थ कहाँ हो रहा है? हमारी दुनिया में हो रहा है, हम इंसानों के बीच में हो रहा है, जो कि ऐसे इमोशन में फंसे पड़े हैं और फालतू चीज़ें करते रहते हैं पढ़ाई की जगह। अगला सवाल है कि ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें वनों से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद है फल सब्जियाँ बहुत सारा लिख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारा कुछ भी डेटा आप लिख सकते हैं मन से भी। हमें अपने से दूर स्थित वनों को या वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? तो देखिए, यदि जंगल नहीं रहेंगे तो बाढ़ और मिट्टी का कटाव हो जाएगा। अगर वन नहीं रहेंगे तो वैश्विक वातावरण गर्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो प्रॉब्लम ही रहेगी। कई जानवरों के आवास भी तो होते हैं वन, फिर उनको मारेंगे तो फिर खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। पेड़ पौधे की अनुपस्थिति में बहुत सारे जानवरों का आश्रय भी नहीं रहेगा, तो ये गलत बात है। पूरा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, फिर इससे बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। समस्या अपने को ही होगी, इंसानों को ही। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, इसको समझते हैं कि वनों में विभिन्न प्रकार के जो जंतु और पादप के होने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि देखिए सभी एक दूसरे को खाते रहते हैं और पर्यावरण की शान बढ़ाते रहते हैं। तो देखिए, जंगलों में रहने वाले जानवरों और पौधों की विविधता एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है। जंगल की प्रणाली में विभिन्न जानवर और पौधे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे शाकाहारियों के द्वारा खाए जाते हैं और मांसाहारियों को भोजन देने के लिए शाकाहारी जानवरों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह मांसाहारियों को भोजन और उनकी आबादी की जांच करने के लिए अन्य मांसाहारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैव विविधता जो है होनी चाहिए ताकि जंगलों को अधिक उत्पादक, स्थिरता और लचीलापन भी मिल सके। यदि घास नहीं होती तो सभी शाकाहारी जीव मर जाते, ये बात भी सही है। और मांसाहारी नहीं होते तो सभी शाकाहारी पौधे कहाँ से आते? और भोजन की कमी हो जाती है। और यदि कोई अपघटक नहीं होगा तो पौधे और जानवरों के मृत अवशेष को पर्यावरण में कौन मिला था, यानी मिट्टी में कौन मिला था, इससे पर्यावरण को प्रदूषित होना पड़ता। तो बहुत संतुलन बनाए रखती हैं। और देखिए, अब कुछ चित्र हैं आपके, देख सकते हैं ये चित्र है। अब इसमें बहुत सारे चित्र हैं आपके चैप्टर से, लेकिन इंपॉर्टेंट चित्र जैसे ये हो सकता है, आपके टीचर आपको ये पूछ सकते हैं, या फिर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, ठीक है ना, ये वाले आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ सिक्कर आकार के पेड़ पौधे बनाइए, या फिर ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, वनों में वितान, और ये उसके नीचे तल वाला बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वन में पादप, मृदा और अपघट्टों का परस्पर में क्या संबंध है। तो देखो, इसमें बहुत सारा संबंध है, ठीक है ना। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना देता हूँ, आप समझदार है, पढ़ लेंगे। और ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर टीचर देना ही पसंद करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर जो है ना, संतुलन का, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी पूछा जा सकता है। दीवार पर उगा एक पौधा बनाइए, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेक अ सपोर्ट।